हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। माय नेम इज सिमरन सहगल। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 और चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। इस चैप्टर के अंदर बच्चों हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हमने छोटी छोटी बातें सीखने की कोशिश करी। इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए जिससे हमें डेवलपमेंट से जुड़ी हुई बातें पता चली। ठीक है, जैसे कि हमने इंडिविजुअल डेवलपमेंट के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट जो होती है मींस हर पर्सन की, हर इंसान की जो डेवलपमेंट है वो हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग है, क्योंकि हर पर्सन की लाइफ सिचुएशंस अलग है, यानी कि उसके गोल अलग है। गोल अलग होने की वजह से हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का मीनिंग अलग है। ठीक है, हर पर्सन की डेवलपमेंट के टुवर्ड जो नोशन है हर पर्सन का वो अलग है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग है डेवलपमेंट को लेकर। ठीक है, देन हमने ये पढ़ा था कि इनकम और अदर गोल्स होते हैं, लोगों के इनकम से रिलेटेड गोल्स होते हैं और साथ ही जो अदर गोल्स होते हैं मींस नॉन मटेरियल थिंग्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, नॉन मटेरियल थिंग्स से रिलेटेड जो लोगों के गोल होते हैं वो भी फुलफिल होने जरूरी होते हैं किसी भी पर्सन की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, यानी कि हमने पहले इंडिविजुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे टॉपिक डिस्कस किए एंड देन हमने नेशनल डेवलपमेंट का टॉपिक डिस्कस किया। हमने ये पढ़ा था कि जो नेशनल डेवलपमेंट है, नेशनल डेवलपमेंट का जो के रिगार्डिंग लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हर पर्सन के अकॉर्डिंग अलग अलग है। ठीक है, हर पर्सन के जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो डेवलपमेंट को लेकर, जो कि एक कंट्री की डेवलपमेंट होती है उसको लेकर हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। ठीक है, देन हमने देखा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम अलग अलग कंट्रीज और अलग अलग स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हैं। ये जितने भी 3 टॉपिक्स हैं ये एक साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अलग अलग कंट्रीज और अलग अलग स्टेट्स को कंपेयर करने के लिए हम ना सिर्फ इनकम का क्राइटेरिया लेके चलते हैं बल्कि कुछ अदर क्राइटेरियाज होते हैं उनको भी हम कंसीडर करते हैं, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं कंसीडर करने किसी भी कंट्री को डेवलप्ड या अंडर डेवलप में कैटेगराइज करने के लिए। क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को कंपेयर करने के लिए हम एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम तो यूज करते हैं। हम ये लेकर चलते हैं कि जिस कंट्री के हर पर्सन के द्वारा जो इनकम अर्न की जा रही है, यानी कि उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम अगर ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर कंट्री तो वो कंट्री हम डेवलप्ड कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ सफिशिएंट क्राइटेरिया टू कैटेगराइज ए कंट्री इनटू डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, इनकम के अलावा भी कुछ अदर क्राइटेरिया को भी कंसीडर करना होता है, जैसे कि उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज कैसी हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर कंट्री का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कितना है, वहां पर लिटरेसी रेट कैसा है। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में टेबल 1.3 और 1.4 डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हमने क्या देखा कि हरियाणा स्टेट को जब हमने अदर स्टेट से कंपेयर किया तो इनकम का क्राइटेरिया के बेसिस पे तो हरियाणा डेवलप्ड स्टेट कंसीडर किया गया, लेकिन वहीं हमने उसको अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे अदर स्टेट से कंपेयर किया तो हरियाणा लेस डेवलप्ड कंसीडर किया गया, जो केरला है वो ज्यादा डेवलप्ड माना गया एज कंपेयर टू हरियाणा। ठीक है, तो यानी कि हमने सिर्फ और सिर्फ इनकम क्राइटेरिया नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम सफिशिएंट नहीं होती किसी भी कंट्री को डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड में कैटेगराइज करने के लिए। इनकम के अलावा जो क्राइटेरियाज होते हैं वो भी हमें साथ ही ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में। हमने अगला टॉपिक पब्लिक फैसिलिटीज का पढ़ा था लास्ट क्लास में, जिसमें हमने ये देखा था कि हर कंट्री के अंदर पब्लिक फैसिलिटीज होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक फैसिलिटीज उस पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर स्टेट को डेवलप्ड स्टेट और डेवलप्ड कंट्री बनाने में यूजफुल होती हैं। क्योंकि जैसे कि हमने देखा जो अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे हम अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करते हैं वो अलग अलग क्राइटेरिया किस पे बेस्ड होते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज पे। अब किसी कंट्री का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डाउन है, यानी कि वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। ठीक है, अगर वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होती तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होता, जिसकी वजह से वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री कंसीडर की जाती। तो यानी कि एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए पब्लिक फैसिलिटीज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पब्लिक फैसिलिटीज जिस कंट्री में होती हैं वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री मानी जाती है। अब जैसे किसी भी कंट्री के अंदर एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, अगर जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही स्टूडेंट्स को, तो क्या होगा, वहां पर लिटरेसी रेट जो है वो डाउन चला जाएगा। लिटरेसी रेट डाउन जाएगा यानी कि पब्लिक फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से लिटरेसी रेट डाउन चला गया और वो कंट्री अंडर डेवलप्ड कंसीडर की गई जब वो अदर कंट्री से कंपेयर की गई। तो
ठीक है। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें कि जिस कंट्री में एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छी हैं वहां पर लिटरेसी रेट ज्यादा होगी, लिटरेसी रेट ज्यादा होगी तो वो कंट्री एज कंपेयर टू अदर कंट्री डेवलप्ड कंट्री कंसीडर की जाएगी, ठीक है। तो यानी कि पब्लिक फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं किसी भी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए, ठीक है। तो एक कंट्री की डेवलपमेंट सिर्फ तभी हो सकती है जब वहां पर अच्छी पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटीज में हमने क्या क्या पढ़ा था, वहां पर एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छी हो यानी कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए कम प्राइस पे, वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो, हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस वहां के लोगों का अच्छा हो, वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, ठीक है। तो यानी कि ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज जिस कंट्री के अंदर होंगी वहां का स्टेटस अच्छा होगा, यानी कि वो कंट्री एज कंपेयर टू अदर कंट्री डेवलप्ड कंट्री कंसीडर की जाएगी, ठीक है। समझ में आया? अब तक हमने यहां तक के सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब हमारा रिमेनिंग एक टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। उस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से आप अपनी एनसीईआरटी बुक का पेज ओपन कर लो बच्चों, जहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का टॉपिक मेंशन है, ठीक है। जल्दी से आप ओपन करो ताकि हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकें। देखो बच्चों, हम सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर ये जो मेंशन है इस टॉपिक में वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये रिपोर्ट का जो ये टॉपिक है ये हमें क्या बता रहा है, इस टॉपिक से हमें ये पता चल रहा है, ये रिपोर्ट हमें ये बता रही है कि जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के अंडर जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाई जाती है ना, उसमें ना सिर्फ इनकम, उसमें जितने भी स्टेट्स डाले जाते हैं, जितनी भी कंट्रीज डाली जाती हैं डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड की फॉर्म में, उनको डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड में कैटेगराइज करने के लिए सिर्फ इनकम का क्राइटेरिया नहीं लिया जाता। इनकम के साथ साथ देखो, इनकम के साथ साथ जो अदर क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज कैसी हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज कैसी हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जो पब्लिक फैसिलिटीज है ना वो भी ध्यान में रखी जाती हैं अलोंग विद इनकम, उस पर्टिकुलर स्टेट को, उस पर्टिकुलर कंट्री को डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंसीडर करने के लिए, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की जाती है वो क्या कर रही है, कंपेयर करती है डिफरेंट कंट्रीज को बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल। उस कंट्री के लोगों का जो एजुकेशनल लेवल है उसके बेसिस पे, देयर हेल्थ स्टेटस। अब जैसे यूनाइटेड नेशन यूएनडीपी के अंडर जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाई जाती है उसमें क्या क्या चीजें कंसीडर की जाती हैं, किसी भी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री की रिपोर्ट में लेके आने के लिए क्या क्या चीजें कंसीडर की जाती हैं, वहां के लोगों का, उस कंट्री की पॉपुलेशन का जो एजुकेशनल लेवल है वो कंसीडर किया जाता है, ठीक है। वहां के लोगों का हेल्थ स्टेटस क्या है, एंड पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम क्या है, यानी कि इनकम के साथ साथ जो अदर क्राइटेरिया होते हैं उनको भी कंसीडर किया जाता है। इनकम क्राइटेरिया प्लस अदर क्राइटेरिया जो होते हैं, ठीक है। अदर क्राइटेरिया जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज, ठीक है। इनकम के साथ साथ इनकम आपने टोटल इनकम नहीं लेनी, क्या लेनी है, पर कैपिटा इनकम। यानी कि अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, यानी कि किसी भी कंट्री को, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट के अंदर सारी की सारी डेवलप्ड कंट्रीज के नेम होते हैं, तो वो डेवलप्ड कंट्रीज के नेम उनमें लाने के लिए अलग अलग कंट्रीज के साथ उस पर्टिकुलर कंट्री को कंपेयर भी तो किया जाता है ना, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है जिसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा होती है और जिसके अदर क्राइटेरिया भी फुलफिल होते हैं, यानी कि वहां के लोगों की को जो पब्लिक फैसिलिटीज दी जा रही हैं वो भी अच्छी प्रोवाइड की जा रही हैं, वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छी हैं, ठीक है। तो अगर ये सभी फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं अलोंग विद हायर पर कैपिटा इनकम, तो वो कंट्री जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में एज अ डेवलप्ड कंट्री कंसीडर की जाती है, ठीक है, क्लियर। तो यानी कि ये आपको बताने का हमारा मेन पर्पस ये था कि आपने जो अब तक पढ़ा
कि इनकम क्राइटेरिया ही सफिशिएंट नहीं है, अदर क्राइटेरिया को भी कंसीडर किया जाता है, जो पब्लिक फैसिलिटीज उस कंट्री के अंदर लोगों को दी जा रही हैं वो भी कंसीडर की जाती है। तो ये बताना मेरा मेन पर्पस था कि जो रिपोर्ट बनाई जाती है, डेवलपमेंट रिपोर्ट अलग अलग कंट्रीज की, उसमें इन सभी क्राइटेरियाज को कंसीडर किया जाता है, सिर्फ इनकम को ही कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब हम अपना लास्ट टॉपिक करते हैं इस चैप्टर का, दैट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट एज द नेम सजेस्ट, सस्टेनेबिलिटी वर्ड जो है ना वो सस्टेन वर्ड से बना है। ये वर्ड कहां से डिराइव हुआ है? सस्टेन वर्ड से। और सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना, किसी चीज को बनाए रखना, किसी चीज को इस तरीके से यूज करना कि वो चीज हम लंबे टाइम तक यूज कर सके, हमारी फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर सके, हम लंबे टाइम तक उस चीज को बनाए रख सके, उसे हम बोलते हैं सस्टेन करना। अब बात आती है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट किए बिना जब हम उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। देखो, डिस्कस करते हैं हम इस टॉपिक को। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री विदाउट डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट किए बिना, नेचुरल रिसोर्सेज को खराब किए बिना, उनको खत्म किए बिना जब हम एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं तो उसे ही हम सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं। इसमें हम सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के अंदर हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करते हैं, मींस यूज ऑफ रिसोर्सेज in such a manner that they continue to exist for future generation also। इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करना, कंट्री के रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करना कि वो हमारी कंट्री की करंट सिचुएशन में भी डेवलपमेंट हो सके और साथ ही फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो नेचुरल रिसोर्सेज हम बचा के रख सकें। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो कि हम ऐसे रिसोर्सेज का यूज करें जो कि रिसाइकिल किए जा सके, जो कि रीन्यूएबल होते हैं, यानी कि नॉन रिन्यूएबल। देखो बच्चों, बेसिकली जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम टू पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। वन इज रिन्यूएबल और कैन बी रिसाइकिल्ड, और सेकंड होते हैं नॉन रिन्यूएबल। एक होते हैं रिन्यूएबल और रिसाइकिल्ड रिसोर्सेज और एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि हम दोबारा से दोबारा से उनकी जनरेशन हो सकती है, ठीक है, जिनको हम रिप्लेनिश कर सकते हैं, दोबारा से जिनकी रिप्लेनिशमेंट की जा सकती है, जिनकी भरपाई हो सकती है। अगर हम उनको एक बार एक्सेस में यूज कर रहे हैं तो दोबारा से वो रिप्लेनिश किए जा सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रिन्यूएबल और रिसाइकिल्ड। जिनको हम एक बार यूज करें तो उनको दोबारा से रिसाइकिल करके वो दोबारा से प्रोड्यूस किए जा सकें, वो होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो कि रिप्लेनिश नहीं किए जा सकते, कांट बी रिप्लेनिश। ठीक है,
जिनकी भरपाई नहीं हो सकती, नॉन रिन्यूएबल, रीन्यू नहीं हो सकते। एक बार हमने इनको ओवर यूज कर दिया, एक्सेस में यूज कर दिया, एक बार ये खत्म हो गए तो ये दोबारा रीन्यू नहीं हो सकते, दोबारा से इनको रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता। रिप्लेनिश्ड मींस इनकी भरपाई नहीं की जा सकती अगर ये एक बार खत्म हो जाए तो। ठीक है, तो मतलब डेवलपमेंट को सस्टेन करने के लिए, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए कि हम रिसाइकिल्ड और रीन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करें। ठीक है, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि कोल है, कोल इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, क्रूड ऑयल है, कोल, क्रूड ऑयल, ये सभी क्या हैं, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अगर हम इनको अभी एक्सेस में यूज कर लेंगे तो दोबारा से, एक बार एक्सेस में यूज करने पे अगर हमने इनको खत्म कर दिया तो ये दोबारा से जनरेट नहीं हो सकते, दोबारा से ये रीन्यू नहीं किए जा सकते। ठीक है, लेकिन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, सोइल है, ये सभी क्या हैं, ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इनको अगर हम एक बार एक्सेस में यूज कर भी दें, ये खत्म हो जाए तो ये रिप्लेनिश किए जा सकते हैं, इनकी भरपाई की जा सकती है, ये दोबारा से रीजनरेट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के लिए हमें रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना होता है कि हम करंट में तो अपनी इकोनॉमी की डेवलपमेंट कर सकें, करंट में तो हम उनको यूज कर सकें, साथ ही फ्यूचर की जो जनरेशंस होंगी उनके लिए भी हम उनको बचा कर रख सकें। ठीक है, तो देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका इस तरीके से यूज करना कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सस्टेन किए जा सकें, उसे ही हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट करने के लिए, कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उनको इस तरीके से यूज करना कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सस्टेन किए जा सके, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि हम ऐसे रिसोर्सेज यूज करें जो कि रिन्यू किए जा सके, रिसाइकिल किए जा सके, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज ना करें। यानी कि जो भी रिसोर्स हम यूज करें उनका ओवर यूज ना करें, एक्सेस में उनको यूज ना करें। ठीक है, समझ में आया? और जो भी रिसोर्स यूज कर रहे हैं वो रिन्यूएबल और रिसाइकिल्ड हो। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका कम से कम यूज करें। ठीक है, समझ में आ गई? क्योंकि अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हमने ओवर यूज कर दिया, एक्सेस में यूज कर दिया, तो ये खत्म हो जाएंगे और दोबारा रिप्लेनिश नहीं किए जा सकेंगे। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब समझ आया? देश की डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं उन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए सस्टेन किए जा सके, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखे जा सके, इस तरीके से उनको यूज करने का मतलब ही सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज को सस्टेन करके रखने के लिए हमें बेसिकली रिन्यूएबल और रिसाइकिल किए जा सकने वाले रिसोर्सेज यूज करने चाहिए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का कम से कम यूज करना चाहिए। और जो भी रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं उनका ओवर यूज ना करें, उनका एक्सेस में यूज ना करें। इस बात को कंसीडर करके रिसोर्सेज को यूज करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी तो इनको बचा के रखना है। ठीक है, जैसे अब आप खेतों में पानी देते हो, खेतों में पानी देने के लिए आजकल मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करते हो, साथ ही आप ट्यूबवेल्स यूज करते हो इरिगेशन के लिए। ट्यूबवेल से कितना ज्यादा पानी की वेस्टेज होती है, इससे हमारी कंट्री का जो वाटर टेबल है, जो क्योंकि वाटर तो हमारा नेचुरल रिसोर्स में आता है ना, नेचुरल रिसोर्स है, तो इससे हमारा वाटर टेबल जो है वो डिप्लीट हो जाता है, वाटर टेबल डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में जब आप जो केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज करते हो, इससे हमारी सोइल की फर्टिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है, हमारी सोइल हेल्थ डिग्रेड हो जाती है। तो इससे ये हम क्या कर रहे हैं, इससे हमारी डेवलपमेंट सस्टेन नहीं हो पाएगी। इन चीजों से सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का हमारा पर्पस फुलफिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम इनको इस तरीके से यूज कर रहे हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं बच सकेंगे। तो हमारी सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का पर्पस पूरा नहीं हो पाएगा। तो जब हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रख सके और हमारी कंट्री की डेवलपमेंट भी हो जाए, वो ही हमारा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कहलाता है। क्लियर? समझ में आ गया आपको? अब देखो, जैसे कि ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में आपको क्या बताया हुआ है, वी हैव नॉट
इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम अवर फोर फादर्स, हमें ये पूरा जो वर्ल्ड मिला है, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज जो दुनिया के अंदर प्रेजेंट हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज हमें अपने प्रीडिसेसर्स से जो मिले हैं वो इनहेरिटेंस में नहीं मिले, बल्कि ये हमने अपनी आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए, अपने चिल्ड्रन के लिए ये हमने बोरो किए हैं अपने प्रीडिसेसर्स से। ठीक है, आपने ये नहीं सोचना कि ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये हमें अपने जो पहले के जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे प्रीडिसेसर्स थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, उनसे हमें इनहेरिटेंस में मिली है, ऐसे नहीं सोचना। ये सोच के आपने इनका एक्सेस में या ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करना। ठीक है, इनको इस तरीके से यूज करना, ये सोच के कि ये जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हमने अपने प्रीडिसेसर्स से अपने चिल्ड्रन के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए बोरो किए हैं। ठीक है, समझ में आया? जब आप ये सोच के अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करोगे तो आप उनका प्रॉपर यूज करोगे, आप उनका ओवर यूज या एक्सेस में यूज नहीं करोगे। ठीक है, समझ में आया आपको? अब देखो, सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट ए पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड, एक पर्टिकुलर कंट्री अगर डेवलप्ड है, वी कुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर और एटलीस्ट बी मेंटेन फॉर फ्यूचर जनरेशंस। हमें क्या करना है, उस अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हमें, अगर कोई कंट्री डेवलप्ड है तो हमें भी अपनी कंट्री को डेवलप्ड तो बनाना है, उसके लेवल तक तो लेके जाना है, लेकिन साथ ही ये भी कंसीडर करना है कि डेवलपमेंट के लिए जो हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज करेंगे वो सारे के सारे रिसोर्सेज हम इस तरीके से यूज करें कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सस्टेन हो सके। ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उनको हम बनाए रख सकें। क्लियर? ये डिजायरेबल है बहुत ज्यादा। हाउएवर सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable। अब जो हमारी कंट्री में चल रहा है, हम इस तरीके से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं, इतना एक्सप्लॉइटेशन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, इतना एक्सेस में और ओवर यूज करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, सिनेरियो को देखकर जो साइंटिस्ट हैं उनको ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट सस्टेन नहीं रह पाएगी, यानी कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए सस्टेन नहीं रह पाएंगे जिस तरीके से हम अब उनको यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर, हमने इस बात को ध्यान में रखकर नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना है कि वो सभी नेचुरल रिसोर्सेज हमें अपने प्रीडिसेसर्स से इनहेरिटेंस में नहीं मिले, बल्कि हमने अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए बोरो किए हैं उन लोगों से। ठीक है, यानी कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमने उनको बचा कर रखना है। क्लियर? अब देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें ग्राउंड वाटर का एग्जाम्पल दिया हुआ है और एक सेकेंड केस डिस्कस करेंगे जिसमें हमें क्रूड ऑयल की सिचुएशन बता रखी होगी। ठीक है, अभी हम ग्राउंड वाटर का एग्जांपल लेकर चलते हैं। ग्राउंड वाटर इन इंडिया, इंडिया में जो ग्राउंड वाटर है, देखो ये पिक्चर से आप देख सकते हो, जो जमीन के अंदर का जो पानी होता है उसकी सिचुएशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है इस एग्जांपल में। Recent evidence suggests that the groundwater is under serious threat of overuse in many parts of the country। कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में जो ग्राउंड वाटर है उसका एक्सेस में यूज किया जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो सीरियस थ्रेट में है। थ्रेट मींस ग्राउंड वाटर पे बहुत बड़ा खतरा है। ये खतरा है कि ग्राउंड वाटर बहुत जल्दी कम हो सकता है। About 300 districts have reported a water level decline of over 4 meters during the past 20 years। जो हमारा वाटर लेवल जो है ना, जितना होना चाहिए उससे भी 4 मीटर डिक्लाइन हो गया है। ठीक है, जितना वाटर लेवल होना चाहिए उससे भी 4 मीटर डाउन चला गया है हमारा वाटर लेवल ड्यूरिंग द पास्ट 20 ईयर। नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिजर्व्स। 1/3 ऑफ द कंट्री का मतलब जितने भी लोग रहते हैं, मीन्स 1/3 ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिजर्व्स। ग्राउंड वाटर रिजर्व्स का क्या मतलब होता है कि जब हम इमरजेंसी सिचुएशन में, जब हम जमीन के अंदर जो पानी होता है ना उसको हम इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करते हैं, उसे ग्राउंड वाटर रिजर्व बोलते हैं। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, कंट्री का 1/3 पार्ट ऐसा है जो कि ग्राउंड वाटर रिजर्व्स को ही अभी से ही यूज करने लग गए हैं। इन अनदर 25 years 60% of the country would be doing the same if the present way of using this resource continues। अगर हम इसी तरीके से अपने ग्राउंड वाटर रिजर्व्स को यूज ही करते रहेंगे तो अनदर 25 years में पूरी कंट्री का 60% रिसोर्स को, 60% लोग ऐसे होंगे जो इसी तरीके से रिसोर्सेज को यूज करने लग जाएंगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है,
कंट्री का 1/3 पोर्शन, 1/3 पार्ट क्या कर रहा है, ग्राउंड वाटर को एक्सेस में यूज कर रहा है, ठीक है। तो अगले 25 ईयर्स तक ऐसा होगा कि जो 60% कंट्री का पूरा 60% पार्ट क्या करेगा, ग्राउंड वाटर को और अदर नेचुरल रिसोर्सेज को सेम वे से यूज करने लग जाएगा, ठीक है। जो यानी कि जो चीजें रिजर्व में बना रखी हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए या फिर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, जो हमने रिजर्व्स बना रखे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, उन रिजर्व्स को भी लोग यूज करने लग जाएंगे, ठीक है। ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज पर्टिकुलरली फाउंड इन द एग्रीकल्चरली प्रोस्पेरियस रीजन ऑफ पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी। इसमें मतलब ग्राउंड वाटर का ओवर यूज जो है, ग्राउंड वाटर हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है, ग्राउंड वाटर ओवर यूज जो है वो जनरली कहां पर होता है, एग्रीकल्चरली प्रोस्पेरस रीजन्स में, जहां पर खेती की जाती है, क्योंकि खेतों में सबसे ज्यादा पानी रिक्वायर्ड होता है। तो जो एग्रीकल्चरली प्रोस्पेरियस रीजन है, जैसे कि पंजाब है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, वहां पर ग्राउंड वाटर का ज्यादा ओवर यूज किया जाता है, यानी कि वहां पर ज्यादा मिस यूटिलाइजेशन किया जाता है ग्राउंड वाटर का, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का। हार्ड रॉक प्लेटू एरियाज ऑफ द सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, हार्ड रॉक प्लेटू एरिया जो होते हैं, जो सेंट्रल और साउथ इंडिया के हैं, वहां पर भी ग्राउंड वाटर का ओवर यूज किया जाता है। सम कोस्टल एरियाज, जो हमारे समुद्र के आसपास के एरियाज होते हैं, वहां पर भी ओवर यूज करते हैं। एंड द रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट्स, ठीक है। तो मतलब ये सभी रीजन्स ऐसे हैं जहां पर ग्राउंड वाटर का ओवर यूज किया जाता है। अगर इसी तरीके से हम ओवर यूज करते रहेंगे अपने सभी नेचुरल रिसोर्सेज का, अभी तो कंट्री का 1/3 पार्ट ऐसे करता है, लेकिन आगे के ईयर्स में ऐसा होने लग जाएगा, जब ये लोग ऐसे इस तरीके से मिस यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्सेज का, तो आगे के ईयर्स में ऑलमोस्ट 60% ऑफ द कंट्री ऐसे ही करेगी कि रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइजेशन करेंगे। जो रिजर्व्स बना के रखे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, उनको भी एक्स्ट्रा यूज एक्सेस में यूज करने लग जाएंगे, ठीक है, जिससे फ्यूचर जनरेशन के लिए तो हमारे रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं, ठीक है ना। यानी कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। व्हाई ग्राउंड वाटर इज ओवर यूज्ड। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि ग्राउंड वाटर को ओवर यूज क्यों किया जाता है, ग्राउंड वाटर क्यों ओवर यूज किया जाता है। क्योंकि लोगों को अपने फील्ड्स में मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आजकल लोग यूज कर रहे हैं, जिसके लिए ज्यादा इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एग्रीकल्चरली प्रोस्पेरियस रीजन्स जो होते हैं, वहां पर उन्हें अपने खेतों को इरिगेट करने के लिए, खेतों में सिंचाई के लिए प्लेंटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो वो क्या करते हैं, जो पानी उनके पास अवेलेबल है उससे उनका मतलब वो पानी सफिशिएंट नहीं होता उनके लिए, तो वो ग्राउंड वाटर का यूज करने लग जाते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा पानी निकालने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर लेवल है वो 4 मीटर डिक्लाइन हो गया है, ठीक है। तो इससे आप देख सकते हो कि हमारी कंट्री में इस टाइम कितनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो किया जा रहा है, बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ही ओवर यूज किया जा रहा है, मिस यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर क्यों ओवर यूज किया जाता है, क्योंकि गांव के जो विलेजेस में जो एग्रीकल्चरली प्रोस्पेरियस रीजन है, वहां पर ज्यादा पानी रिक्वायर्ड होता है फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए, इसीलिए वो ज्यादा यूज करने लग जाते हैं ग्राउंड वाटर का। नेक्स्ट इज, कैन देयर बी डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज। क्या ओवर यूज किए बिना भी डेवलपमेंट हो सकती है? ऑब्वियसली हो सकती है। हम क्या करें, जो रेन का पानी होता है, जैसे कि बारिश का पानी है, उसको हम एक जगह पर इकट्ठा करें, उसका यूज करें, ठीक है। जो कैनाल्स हैं, जो नहरें हैं, उनका पानी यूज करें, ट्यूबवेल्स चलाएंगे, वाटर टेबल डिप्लीट होगा, बहुत ज्यादा एक्सेस में पानी का यूज होगा, जिसकी वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ओवर यूज हो जाएंगे, वाटर टेबल डिप्लीट हो जाएगा। इसी वजह से हमें कुछ अलग अलग मेथड्स सोचने चाहिए, अलग अलग मेथड्स फाइंड आउट करने चाहिए, जिससे हम अपने डेवलपमेंट भी कर सकें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उन नेचुरल रिसोर्सेज को बनाए रख सकें, ठीक है। विदाउट ओवर यूज किए बिना भी हम कंट्री की डेवलपमेंट कर सकते हैं, अगर हम अलग अलग ऐसे मेथड यूज करें जिससे हम अपने डेवलपमेंट के लिए भी करंट सिचुएशन में, करंट सिनेरियो में कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी उनको यूज कर सके और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उनको बनाए रख सके, ठीक है। अगर हम पानी के लिए ग्राउंड वाटर को ना निकालें और रेन का जो पानी है, कैनाल्स का जो पानी है, उनको यूज करें, तो हमें ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कम नहीं होगा, क्योंकि उसका एक्सेस में यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जिससे हम फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको बना के रख पाएंगे। लेकिन अभी तो आप देख ही रहे हो कि कितना ज्यादा कम हो गया ग्राउंड वाटर का लेवल, क्योंकि
एक्सेस यूज हो रहा है, ओवर यूज किया जा रहा है, ठीक है। यहां पर ग्राउंड वाटर जो है, जो अभी हमने डिस्कस किया, वो क्या है, रीन्यूएबल रिसोर्स है। ग्राउंड वाटर इज अ रीन्यूएबल रिसोर्स। रीन्यूएबल रिसोर्स क्योंकि इसको दोबारा से हम रिप्लेनिश कर सकते हैं ना, जैसे बारिश आएगी तो दोबारा से वो पानी का जो लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा। तो ग्राउंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्स, मींस दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स। जैसे कि क्रॉप्स और प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स को अगर आप तोड़ दोगे तो दोबारा वहां पर प्लांट उग जाएगा, ठीक है। तो सेम वे से जो ग्राउंड वाटर होता है वो भी रिप्लेनिश किया जा सकता है, उसकी भी भरपाई की जा सकती है। हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज में बी ओवर यूज, लेकिन फिर भी इनका ओवर यूज होना नहीं चाहिए, लेकिन ये ओवर यूज हो रहा है। जैसे कि इन केस ऑफ ग्राउंड वाटर, इफ यू यूज मोर देन व्हाट इज बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन, देन वी वुड बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्स। ओवर यूज्ड ग्राउंड वाटर को भी हम इतना ओवर यूज कर रहे हैं, जब हम ग्राउंड वाटर को इतना निकाल लेंगे, इतना अपने लिए यूज कर लेंगे कि रेन से भी वो रिप्लेनिश नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है, कि हम इतना ज्यादा एक्सेस में यूज कर रहे हैं। हमने कहा कि ग्राउंड वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, उसको रिप्लेनिश किया जा सकेगा, बारिश आएगी तो वो ग्राउंड वाटर का लेवल उतना ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम इतना निकाल ले कि रेन के द्वारा भी रिप्लेनिश ना हो पाए, तो दिस इज ओवर यूज ना, ठीक है। तो हमें इतना ज्यादा ओवर यूज नहीं करना कि वो रिप्लेनिश ही ना हो पाए, कि तो जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको भी इतने लेवल तक ही आपने यूज करना है कि वो रीन्यू हो सके, रिप्लेनिश किए जा सके, ठीक है। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमने डिस्कस किया था, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि एग्जॉस्टेड हो जाते हैं आफ्टर ईयर ऑफ यूज। एग्जॉस्टेड का मतलब जो खत्म हो जाते हैं, अगर हम उसको कॉन्टिन्यूसली लंबे टाइम तक हम उनको यूज करेंगे तो वो एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि जल्दी एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं, इनका हमारे पास ज्यादा स्टॉक नहीं होता, ठीक है। एक तो ये जल्दी एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, इनका हमारे पास स्टॉक नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात कि क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सेस में अगर यूज होंगे, ये दोबारा से नहीं आ पाएंगे, तो इनका हमें ज्यादा से ज्यादा, मतलब इनका हमें कम से कम ही यूज करना चाहिए, ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। इनका हमारे पास फिक्स्ड स्टॉक होता है अर्थ पे, इन सभी रिसोर्सेज का मींस एक फिक्स्ड स्टॉक होता है, ज्यादा स्टॉक नहीं होता, विच कांट बी रिप्लेनिश्ड, इन्हें रिप्लेनिश भी नहीं किया जा सकता। फर्स्ट, ये जल्दी एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, सेकंड, इनका कोई स्टॉक नहीं होता, एंड थर्ड, ये रिप्लेनिश भी नहीं किए जा सकते, कांट बी रिप्लेनिश्ड, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज समझ आ गया। जल्दी एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूसली यूज करोगे तो। जल्दी एग्जॉस्टेड क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इनका हमारे पास स्टॉक ही नहीं है, ठीक है, ज्यादा स्टॉक नहीं है। जैसे कि कोल है, ठीक है, कोल है, क्रूड ऑयल है, इनका एक लिमिटेड सा हमारे पास स्टॉक है। अगर हम इनको बहुत ज्यादा एक्सेस में यूज करके, ओवर यूज करके इनका ये स्टॉक खत्म कर देंगे तो ये रिप्लेनिश नहीं किए जा सकेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, ठीक है। तो we do discover new resources that we do not know of earlier. New sources in this way add to the stock. However, over time even this will get exhausted. इसमें हम नया स्टॉक ऐड तो करेंगे, लेकिन वो भी जल्दी एग्जॉस्टेड हो जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा स्टॉक हमारे पास नहीं है ना इनका, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं उन्हें हमें कम से कम यूज करना है, और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको भी इस लेवल तक यूज करना है कि वो अदर नेचुरल रिसोर्सेज से, मतलब नेचुरली वो रिप्लेनिश किए जा सके, ठीक है। नेक्स्ट, इस सेकंड एग्जांपल है जिसके अंदर हम नेचुरल रिसोर्सेज का एग्जॉशन जो है वो दिखाया गया है कि किस तरीके से क्रूड ऑयल जो है वो जल्दी जल्दी से एग्जॉस्ट हो रहा है जब अलग अलग कंट्रीज के द्वारा इसे यूज किया जा रहा है। जैसे कि 3 अलग अलग कंट्रीज ली, मिडल ईस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए एंड वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का भी लिया। देन हमने रिजर्व्स देखे, ये हमें अलग अलग रिजर्व्स दिए हुए हैं कि मिडल ईस्ट के अंदर 808,000 मिलियन बैरल्स का रिजर्व है। देन नंबर ऑफ ईयर्स रिजर्व विल लास्ट, कितने सालों तक, जितना जितना रिजर्व हमने, जितनी क्वांटिटी का रिजर्व हर कंट्री में बना हुआ है, वो साथ के साथ ये भी बताया हुआ है कि कितने ईयर्स तक वो रिजर्व चलेगा। इससे आप देख पा रहे हो कि जो क्रूड ऑयल है
वो बहुत जल्दी, जैसे कि क्रूड ऑयल का यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो क्रूड ऑयल तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो यहाँ पर यही बताया हुआ है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है उनकी हमारे पास जितनी जितनी क्वांटिटी है वो कुछ लिमिटेड ईयर्स के लिए ही है। मींस जितनी जितनी क्वांटिटी है, जितना जितना रिजर्व्स है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हमारे पास, वो जल्दी से कुछ ही सालों तक वो चलेगा और बाद में वो जल्दी से एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मिडल ईस्ट के पास ये जो जितनी क्वांटिटी उन्होंने क्रूड ऑयल की मेंटेन कर रखी है, जितना रिजर्व बना रखा है, वो सिर्फ 70 ईयर्स तक चलेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इसका ओवर यूज करेंगे तो ये 70 ईयर्स से पहले ही खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 70 ईयर्स तक ये पूरी की पूरी कंट्री की पॉपुलेशन के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो हैं वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनका हमारे पास कोई स्टॉक नहीं होता एक्स्ट्रा। जिस तरीके से रिन्यूएबल रिसोर्स तो नेचर के द्वारा ही रिप्लेनिश हो जाते हैं ना, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स नेचर के द्वारा रिप्लेनिश नहीं होते, उनका हमारे पास कोई स्टॉक नहीं होता। क्लियर, तो इसलिए उनका ओवर यूज नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो आपको टेबल गिवन है, इस टेबल के बारे में ही ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। ये टेबल आपको क्या एस्टिमेट दे रहा है रिजर्व्स के बारे में ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के जो रिजर्व्स हैं अलग अलग कंट्रीज के पास, यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के जो अलग अलग कंट्रीज के पास जो स्टॉक है वो बताया हुआ है। मोर इम्पोर्टेंट, इट ऑल्सो टेल अस फॉर हाउ मेनी ईयर्स द स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल विल लास्ट। हमें टेबल में क्रूड ऑयल का हर कंट्री के पास जितना जितना रिजर्व है वो तो बताया हुआ है, साथ ही ये भी बताया हुआ है कि ये रिजर्व, हर कंट्री का जो रिजर्व है वो कितने कितने सालों तक चलेगा। इफ पीपल कंटिन्यू टू एक्सट्रैक्ट इट एट द प्रेजेंट रेट, अगर लोग इसे प्रेजेंट रेट मतलब जितनी तेजी से, जितनी स्पीड से लोग अब इसे निकाल रहे हैं, क्रूड ऑयल का एक्सेस में यूज कर रहे हैं, अगर इस इतनी ही तेजी से वो यूज करते रहे तो कितने सालों तक वो चलने वाला है, ये साथ के साथ आपको उस टेबल में बताया गया है। देखो, द रिजर्व वुड बी लास्ट ओनली 50 ईयर्स मोर, जो रिजर्व है वो सिर्फ 50 ईयर्स तक ही चलेंगे। मतलब जो करंट सिनेरियो है, जिस तरीके से अब हम उन रिजर्व्स को यूज कर रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के रिजर्व को यूज कर रहे हैं एक्सेस में, इसको देखकर ये लगता है कि वो सिर्फ 50 ईयर्स तक और चलने वाले हैं। दिस इज फॉर द वर्ल्ड एज अ होल। हाउएवर डिफरेंट कंट्रीज फेस डिफरेंट सिचुएशन, लेकिन अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग सिचुएशंस हैं, क्योंकि सबके रिजर्व्स भी अलग अलग हैं। ठीक है, और हर कंट्री के लोगों का यूज करने का तरीका भी अलग अलग है। कंट्रीज लाइक इंडिया डिपेंड ऑन द इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम अब्रॉड बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ स्टॉक ऑफ देयर ओन। जो कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया है, इंडिया के पास, इंडिया जो है वो डिपेंड करता है इम्पोर्टिंग ऑयल को इंपोर्ट करता है अदर कंट्रीज के से, क्योंकि इंडिया के पास ऑयल का कोई स्टॉक नहीं है, इंडिया के पास इनफ स्टॉक नहीं है ऑयल का। इसी वजह से इंडिया क्या करता है, दूसरी कंट्रीज से ऑयल को इंपोर्ट करता है। इफ प्राइसेस ऑफ ऑयल इंक्रीज, अगर ऐसा हो कि ऑयल के प्राइसेस ही इंक्रीज हो जाएं, तो इससे क्या होगा, इंपोर्ट करने पे, परचेज करने पे जो कॉस्ट आएगी वो ज्यादा आएगी। ठीक है, then it becomes a burden for everyone. There are countries like USA which have low reserves and hence want to secure oil through military और economic power. अब हम दूसरी कंट्रीज से ऑयल को इंपोर्ट करते हैं और दूसरी कंट्रीज में भी ऑयल का स्टॉक बहुत कम है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या होगा, इससे प्राइस बढ़ जाएंगे और ज्यादा कंट्रीज पे बर्डन बढ़ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इंडिया के पास अपना तो कोई क्रूड ऑयल का स्टॉक नहीं है ना। The question of sustainability of development raises many fundamentally new issues about nature and process of development. Sustainability of development का जो क्वेश्चन है वो हमें क्या बताता है, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट करता है डेवलपमेंट को लेके, कि कंट्री की डेवलपमेंट सिर्फ तभी हो पाएगी जब हम करंट सिनेरियो में अपने सभी रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज करें, कि करंट सिनेरियो में हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, साथ ही वो नेचुरल रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बनाए रख पाए हम। ठीक है, देन अब क्वेश्चन किया हुआ है, इज क्रूड ऑयल एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस इन अ कंट्री। क्या कंट्री की डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए क्रूड ऑयल एसेंशियल है, क्योंकि कंट्री में बहुत सारी, जैसे जो इंडस्ट्रीज चलती हैं, इंडस्ट्रीज में जो भी मशीन्स वगैरह चलती हैं वहां पर भी क्रूड ऑयल चाहिए होता है ना, तो यानी कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्रूड ऑयल एसेंशियल है। सेकंड, इंडिया हैज टू इंपोर्ट क्रूड ऑयल, व्हाट प्रॉब्लम डू यू एंटिसिपेटेड फॉर द कंट्री लुकिंग एट द अबव सिचुएशन। अब इस सिचुएशन को देख के आपको क्या लगता है, इंडिया को क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, तो अगर
जिस कंट्री से इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रही है, क्योंकि क्रूड ऑयल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है, तो जिस कंट्री से हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर वहां पर भी इसका स्टॉक जो है वो कम होगा तो हमारे लिए प्राइस बढ़ जाएंगे ना क्रूड ऑयल के, तो इंडिया के लिए ये बहुत ही गलत सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। तो आज हमने ये सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का ये सारा टॉपिक डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें अपनी कंट्री के नेचुरल रिसोर्स को यूज करना है ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सस्टेन हो सके, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को अपने बुक से रिवाइज करना, इसके नोट्स प्रिपेयर करना जो मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई है, ठीक है। तो बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।